ऑर्डर बता दिया था और कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे उसके बारे में बता दिया था। आज मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ बॉन्ड आर्डर और बॉन्ड लेंथ में रिलेशंस क्या हैं। जैसे ये रहा, बॉन्ड आर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड आर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, या इसे बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के या बॉन्ड एनर्जी के। यह तो अगर ये चीज़ें होती हैं यानी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर क्वेश्चंस देखा जाए, एक क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द OO bond length in O2, H2O2 and O3 is ये। तो अगर इसके ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन दिए हुए थे, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो बॉन्ड आर्डर निकाल लीजिए और बॉन्ड आर्डर से आपको बॉन्ड लेंथ पता हो जाएगी। तो ये रहा, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन चाहो तो डायग्राम बना लो और चाहें तो जो है आप बॉन्ड आर्डर उससे निकाल सकते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से। तो इसमें देखो कितने बॉन्ड हैं, 2, तो बॉन्ड आर्डर कितना हो जाएगा 2। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं O2 में, तो ऑक्सीजन का देखेंगे कि ऑक्सीजन का होता है O2 का होता है 16। तो अगर बॉन्ड आर्डर निकालना हो तो आपको ट्रिक बताया था 10 - x पढ़ाया था ना, 10 - x/2 ये। तो ये हो गया 10, x कितना हो गया 10 में से 6 लिख लिया, तो जो बचेगा इधर हो जाएगा /2, यानी आपका हो जाएगा 4/2। इसका मतलब 2 हो गया। तो डायग्राम से भी वो आया और न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे वो भी आएगा। H2O2 का निकालना हो तो ये रहा ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन, ये रहा और ये रहा और ये। तो देखो एक ऑक्सीजन और एक साथ में कितने बॉन्ड हैं, 1। तो H2O2 में जो बॉन्ड आर्डर होगा ये होगा 1। ये देखिए OO के बीच में कितना बॉन्ड है, 1। अगर आपसे कहा जाए बॉन्ड आर्डर इसमें कितना निकालेंगे, तो इसके कई तरीके हैं। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अगर ये सेंट्रल एटम है, अगर ये शेयरिंग किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो ये दूसरे वाले ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अपना लोन पेयर दे सकता है। तो ये दे देगा। जब इसको हटाओगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इस टाइम कहलाएगा, क्योंकि ये डोनर आइटम है, एक्सेप्टर आइटम है, ये सेकंड पीरियड का है, तो सिंगल बॉन्ड के बराबर होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड के बराबर हो जाएगा। और इसके पास ये रहा। तो एक ट्रिक होता है बॉन्ड आर्डर निकालने के लिए। क्या ट्रिक होता है, सेंटर आइटम से आपको देखिए कि कितने बॉन्ड हैं। तो सेंटर आइटम के बाद कितने बॉन्ड लगे हैं, सेंट्रल आइटम कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 2 और 1 3 बॉन्ड से, तो 3 बॉन्ड, और जितने ऑप्शन हो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये जगह बॉन्ड आर्डर 1.5। एक तरीका ये होता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से होता है, अभी उसको एप्लीकेशन बताएंगे। तो देखो कितना कितना आया, इसका बॉन्ड आर्डर आया 2, और इसका बॉन्ड आर्डर आया 1, और इसका बॉन्ड आर्डर आया 1.5। तो बॉन्ड आर्डर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो सबसे कम बॉन्ड आर्डर किसका है, इसका। तो जब बॉन्ड आर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड आर्डर के। तो जिसका बॉन्ड आर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो H2O2 सबसे आगे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1.5 है, इसका मतलब O3 होगा, और इसके बाद O2 होगा। तो ये आपके आर्डर हो जाएंगे, बॉन्ड आर्डर और बॉन्ड लेंथ में रिलेशंस। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो आगे अगर आपको देखा जाए तो इससे जो है बॉन्ड आर्डर और कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ। क्यों, क्योंकि बॉन्ड आर्डर मैंने कहाँ तक बताया है, डाई एटॉमिक होमोमॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड आर्डर है, और वो भी कहाँ तक, जब सेंट्रल आइटम्स 20 इलेक्ट्रॉन तक होती है। सेंट्रल आइटम नहीं 20 है, यानी आप 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक आप निकाल सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके निकाल सकते हैं, बाबा करके। लेकिन अगर 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए तब बॉन्ड आर्डर कैसे निकालेंगे,
तो ये रहा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए 20 इलेक्ट्रॉन से, जैसे मान लो ये है आपका ओजोन अभी था, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने होंगे? अगर एक ऑक्सीजन के पास 6 हैं तो 3 कितना हो गया? तो एक ऑक्सीजन के लिए 8 है, तो 8 + 8 + 8 ये हो जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 3 का कितना हो जाएगा? 24। तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो 20 इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर ऐसे करके सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, ऐसे करके 20 इलेक्ट्रॉन तक भरते थे। ये तो ज़्यादा हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। आपसे पूछ ले कि बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना होगा, आपसे पूछ ले बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना होगा, तब क्या करेंगे आप? तब तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये तो पॉलीएटॉमिक्स हो गए। डायटॉमिक होमोमॉलिक्यूल के लिए निकाल लेते, तो उसके लिए एप्लीकेशन। तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन से कोई ज़्यादा रखता है तब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो ये रहा। तो इसके लिए अलग से एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं। ये रहा। किसके लिए? कैलकुलेशंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर आयंस। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो एक तरीका तो होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। जैसे हम आपसे पूछा जाए, पहला एप्लीकेशन होता है किसके लिए? रेजोनेंस से। आप देखेंगे पहला तरीका रेजोनेंस से, लेकिन ये आप पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर रेजोनेंस से निकालेंगे। तो मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में तो क्या फार्मूला होगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू फिक्स्ड आइटम। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें आप क्या करिए, दो आइटम के बॉन्ड, 2 आइटम को फिक्स कर लो, उनके बीच में रेजोनेंस देखो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको अप्लाई कराता हूँ। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 फिक्स आइटम और डिवाइड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो बेंजीन में है और बेंजीन में आपसे पूछे कि बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो ये रहा। इसका दूसरा रेजोनेंस भी बनेगा। रेजोनेंस तब कहेंगे जब इसका कॉन्जुगेशन हो, तो ये दूसरा बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड का चेंजिंग हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा। हम मान लो इस वाले और इस वाले आइटम को फिक्स कर दिया। ध्यान देना, हमने दोनों आइटमों को फिक्स कर दिया। हमने यहाँ पे और यहाँ फिक्स कर लिया, तो वही चीज़ें यहाँ भी होगी। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 फिक्स आइटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आगे जोड़ सकते हो, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने ये बात आगे जोड़ दिया कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें 2 आइटम को फिक्स रखो। तो फिक्स किया, तो इन दोनों आइटम के बीच में कितना बॉन्ड? 1 + 1, तो कितने हैं? 2। इनके बीच में कितना रहा? क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये फर्स्ट है और इससे बना हुआ है ये सेकंड है, तो इनके बीच में कितना है? 1, तो 2 + 1 डिवाइड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितना टोटल है? एक ये और एक ये, 2 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 3/2, यानी कितना आ जाएगा? 1.5। तो कहेंगे इन बेंजीन के अंदर अगर 2 आइटम में देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। तो ये डायग्राम बना के निकालना पड़ा, तो ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है। तो ऐसे जितने स्ट्रक्चर्स हों, जैसे अभी आपको मैंने बताया O3 में, तो O3 में आपको रेजोनेंस हो रहा है। आपको हमने बताया कार्बोनेट्स,
तो कार्बोनेट में रेजोनेंस हो रहा है। तो आप जो है इन सब के आप स्ट्रक्चर बनाइए, 2 आइटम को फिक्स कर लीजिए, टोटल बॉन्ड डिवाइड करिए, टोटल बॉन्ड जोड़ लीजिए और डिवाइड करिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो ऐसे आएगा। तो ये भी भारी लग रहा है। ओजोन में भी रेजोनेंस होता है, कार्बोनेट में रेजोनेंस होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। जब आप वीडियो देखेंगे दूसरा या तीसरा लेक्चर में तो ये आपको रेजोनेंस मिलेगी। तो रेजोनेंस से भी आपका टाइम लगेगा। तो अगर रेजोनेंस से टाइम लग रहा है तो इसके लिए आपको मैं अप्लाई सिखा देता हूँ ट्रिक से, भी एक ट्रिक से निकाला था आपको, ठीक है। तो ट्रिक से ले लो। रेजोनेंस आपको अगर लगता है कि टिपिकल है, रेजोनेंस बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो आप ट्रिक से अप्लाई कर लीजिए। क्या अप्लाई करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने आपको बॉन्ड लगता है स्ट्रक्चर में, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड वो गिन लीजिएगा, और डिवाइड बाई जितने आपके ऑक्सीजन आइटम हैं, कितने सेंटर को छोड़ के जो आपके बाद वाले होंगे, डिवाइड बाई ऑक्सीजन आइटम। लेकिन ऑक्सीजन आइटम कौन? मान लो ओजोन है तो एक सेंटर को छोड़ के, जैसे अभी मैंने O3 बनाया था, O3 का भी आप रेजोनेंस बनाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, इससे अप्लाई करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो आपके सेंटर से जितने बॉन्ड बने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड किसमें? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंटर आइटम्स, और सेंटर के बाद से जो जुड़ा होगा उन्हीं तो बॉन्ड कहलाएगी। तो यहाँ लाइन जोड़ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड किससे? बिटवीन सेंटर आइटम, सेंटर आइटम के बीच कितने बॉन्ड बने हैं, यहाँ कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सेंटर आइटम्स। सेंटर आइटम भी हमने डाल दिया इसमें बात एक को, कि सेंटर आइटम्स में कितने बॉन्ड हैं वो जोड़ लीजिए, और जितने आपके ऑक्सीजन आइटम हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे ओजोन है तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, तो इससे ये जुड़ गया, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। अगर इससे जुड़ेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फिर वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, सब बता चुका हूँ आपको। ये रहा। तो बॉन्ड ऑर्डर, तो सेंटर से कितने बॉन्ड हैं? तो कहें 2 और एक 3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंटर आइटम। सेंटर आइटम से कितने बॉन्ड बने हैं? तो 2 ये है, एक ये है, 3। और इस सेंटर से कितने ऑक्सीजन जो इसको छोड़ के, तो 1 + 1 यानी हो जाएगा 2, तो बॉन्ड रहेगा 1.5। रेजोनेंस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करोगे, रेजोनेंस भारी पड़ता है, क्योंकि आपको 2 आइटम फिक्स करना पड़ेगा, फिर जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो पूरी बॉन्ड को जोड़िए, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड करिए, तो वही चीज़ आएगा। इसमें भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें बॉन्ड कितना आएगा फिक्स करेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, अगले वाले सिंगल बॉन्ड, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/2, तो आंसर तो वही आएगा। कार्बोनेट ले लो, कार्बोनेट में भी पढ़ाया था 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो बात वही आएगा, लेकिन आप इसे ट्रिक से कर लो। तो ये रहा आपका कार्बन, और ये कार्बन से जो है ऑक्सीजन लगा होगा, ये कार्बन से ऑक्सीजन लगे हैं, तो ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपने दिखा दिया 2 2 4 1 5 1 6। ये रहा, और इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये बन गया। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड किससे? सेंटर आइटम से जब बना होगा, तो सेंटर यही है, तो एक ये है और एक ये है, 2 ये है, तो कितना होगा 1 1 + 2 कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाय कितने ऑक्सीजन है 1 1 1 यानी 3, तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.33। अगर आपसे पूछे फास्फेट पे बताइए, PO4 - 3, इसमें बॉन्ड ऑर्डर, फास्फेट का मान लीजिए स्ट्रक्चर, तो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव इसको दे दो, एक निगेटिव इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये 2 बॉन्ड इससे बना लेगा। तो आपसे पूछे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे?
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तो 1 1 1 3 प्लस 2 5 जगह 5 और कितने ऑक्सीजन है 1 2 3 4 तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 1.2 तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका। तो बहुत सिंपल हो गया। पॉली एटॉमिक का कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो आप उसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं किससे हमारे ट्रिक से। ट्रिक क्या करना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम यानी सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड बने हैं डिवाइड बाय ऑक्सीजन आइटम्स। सेंटर को छोड़ के अगर सेंटर आपका ऑक्सीजन तो छोड़ना पड़ेगा ये हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ बहुत सिंपल तरीका आपको सिखा रहा हूँ पॉली एटॉमिक में। एक और ले लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं Cl4- ये ले लीजिए। तो Cl क्या है क्लोरीन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन और इसमें से एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए तो ये जोड़ दिया इससे इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव दे देंगे तो पूरा हो जाएगा। देखो 2 1 1 2 3 4 5 6 1 7 इससे जोड़ के 8 ये 8 हो जाएगा और बाकी जो है क्योंकि ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है तो ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का होगा तो इससे तब डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे तो इनसे आप जोड़ दीजिए तो ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा और ये ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड बना लेगा और ये ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए कितने बॉन्ड्स 2 2 4 2 6 1 7 डिवाइड बाई कितने 4 से यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड सेंट्रल एटम से और जितने ऑक्सीजन जुड़े हों ये तो कितना हो जाएगा 4 ये हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट आएगा 3 7 चौक 28 ना तो ये 7 हो जाएगा 4 7 1.7 समथिंग हो जाएगा 1.75 के आसपास ये रहा तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो आप जो है इसी को अब आपसे पूछें कि आपको ऑर्डर बताना है बॉन्ड लेंथ की इन्हीं को ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। आपसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ बताइए क्या होगा। तो अगर इन्हीं मॉलिक्यूल को पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ आपसे कहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर ये पूछ ले तो जो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है देखो ये 1.5 है ये है 1.25 तो इसका मतलब ये सबसे कम है तो सबसे कम किसका हो जाएगा तो कहेंगे PO4 - 3 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इंक्रीजिंग में बोलो ना तो सबसे आगे इसको लो तो कहेंगे PO4 - 3 ये हो जाएगा। उसके बाद उससे थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाया जाएगा तो कहेंगे CO3 - 2। उसके बाद कौन आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा 1.5 वाला तो कहेंगे O3 और सबसे लास्ट में हो जाएगा ClO4-। ये आपके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इन्वर्सली रिलेशंस होता है। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के ये आपका होता है। तो आप इसी क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था तो मैंने इसको आपको सॉल्व कर दिया। अब आगे चलते हैं ठीक है। एप्लीकेशन ही चल रहा है। एप्लीकेशन में एक तरीका रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस आपको टिपिकल लगेगा तो हमने रेजोनेंस हटा के उसको मैं ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। वही होता है रेजोनेंस से ही बनता है लेकिन आप ट्रिक याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब अगला पॉइंट चलते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके अलावा भी। एक होता है नेचर ऑफ बॉन्ड्स। नेचर ऑफ बॉन्ड या बॉन्डिंग हेडिंग है नेचर ऑफ बॉन्डिंग ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग ये जो है तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग में आपको पहला पढ़ाते हैं। पहला तरीका एक होता है पी पाई बॉन्डिंग एटम है मैंने इसको कह दिया सेंटर आइटम सी है और इस सेंटर आइटम से आपका कोई भी और सेंटर आइटम कहाँ का हो सेकंड पीरियड का हो। सेंट्रल आइटम हो जो सेकंड पीरियड का हो
उससे कोई जुड़ जाए, आइटम जुड़ जाए या आयन जुड़ जाए। ए मतलब ये जो है कोई आइटम से या आयन के फॉर्म में है, हमने कहा आइटम्स हो, या वो आइटम आयन के फॉर्म में है तो आयन कह देंगे। वो भी कहाँ का हो, सेकंड पीरियड का हो। अगर सेकंड पीरियड का सेंट्रल आइटम सेकंड पीरियड्स के आयन से या आइटम से जुड़ा हुआ है तो उसमें जो बॉन्डिंग होगी वो पी पाई बॉन्डिंग होंगी। जैसे एग्जांपल कार्बोनेट्स, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये है C, ठीक है, ये है O, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर्स ये। तो आप कहेंगे लोन पेयर, इसमें तो लोन पेयर है ही है क्योंकि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप दिखा सकते हैं 2 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो कहें लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। लेकिन देखो सेंटर आइटम है तो सेंटर आइटम क्या होगा, कार्बन, कहाँ का है, सेकंड पीरियड का। और इससे कौन जुड़े हैं, इससे चाहे इसको लो या इसको लो, इसको किससे जुड़े हैं, वो भी सेकंड पीरियड के ही हैं। देखो ये सेकंड पीरियड के ही, तो ये भी हो, सेंटर भी हो, जो जिससे जुड़ा हो वो भी सेकंड पीरियड का हो, तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी उसका नाम होगा पी पाई बॉन्डिंग, यानी पाई ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो इसमें बॉन्डिंग जो होगी उसका नाम है पी पाई बॉन्डिंग। ऐसे आप ओजोन में ले सकते हैं, O3 में, ये रहा O3 में, इनमें भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। ये रहा, तो ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, लोन पेयर यहाँ, ये बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा। तो सेंटर आइटम है, तो सेंटर आइटम कहाँ का है, सेकंड पीरियड का। इससे जुड़े होंगे वो कहाँ के हैं, सेकंड पीरियड के हैं, तो इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, पी पाई यानी पाई बॉन्ड होगा। तो देखो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, तो इसमें भी एक सिग्मा एक पाई है, तो इसका मतलब पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पे पाए जाते हैं। सवाल था, एक सवाल और आता है, जैसे ये पी पाई बॉन्डिंग है, ऐसे एक सवाल होता है, दूसरा पॉइंट है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग्स, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग्स, या डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं। पी पाई डी पाई, इसका आप कह सकते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका सेंटर आइटम है ये सेंटर आइटम, जैसे ये है, तो यहाँ सेकंड पीरियड का था, अब कि ये कहाँ का होगा, बियॉन्ड सेकंड पीरियड का, बियॉन्ड सेकंड पीरियड का होगा। और इससे जो जुड़ा होगा वो कहाँ का होगा, आइटम होगा या आयंस होगा, ये ए के फॉर्म में हो या आयन के फॉर्म में होगा, तो ये सेकंड पीरियड का हो। तो इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी उसका नाम होगा पी पाई डी पाई पी पाई बॉन्डिंग या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग्स, ये बॉन्डिंग कहलाती है। दोनों में अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, अगर दोनों सेकंड पीरियड के ही हैं तो पी पाई बॉन्डिंग होगी। अगर एक सेकंड पीरियड का है और एक बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है तो उसमें जो बॉन्डिंग होगी उसका नाम होगा पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मिटा देता हूँ, इसका एग्जाम्पल, तो ये आपके जो हो गए पी पाई, जैसे इनका एग्जाम्पल पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का, जैसे मान लो एक सवाल है कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन, किस में पॉसिबल होगा, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपको कार्बोनेट्स, दूसरा ऑप्शन है सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रेट्स, चौथा ऑप्शन है आल्कोहल। अगर मान लो इसे, तो देखो इनमें क्या है, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड, तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग होगी, पी पाई। इसमें ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी, तो कौन सा बॉन्डिंग हो, पी पाई। ये देखो इसमें एक बियॉन्ड सेकंड का और एक सेकंड पीरियड का, तो आंसर होगा ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। कैसे, ये है सल्फर, इन सल्फर में या सल्फर के इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और ये है आपके ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एक नेगेटिव दे दो,
ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये नेगेटिव दे दो तो ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, ये रहा, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 ऑक्सीजन और बचे हैं तो ये 2 ऑक्सीजन इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, फिर बियॉन्ड सेकंड पीरियड के हैं तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रहा। तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ से भी जाएंगे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी रेजोनेंस है। तो ये देखो ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये सेंटर आइटम कहाँ का है, बियॉन्ड सेकंड है यानी थर्ड पीरियड। बियॉन्ड का मतलब होता है थर्ड हो फोर्थ हो, और ये कहाँ के हैं, सेकंड पीरियड का। तो इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, तो इसे कहेंगे पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई, कुछ भी कह सकते हैं। पी पाई डी पाई कह दीजिए या डी पाई पी पाई कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, ये रहा, ठीक है। अब आते हैं आपके, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो गई, ये हो गया आपका। अब अगला जो है एप्लीकेशन ही चल रहा है। एप्लीकेशन में जो पॉइंट्स ये सब आपके यूज हैं, ये ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक अगला टॉपिक है, उसका नाम है एप्लीकेशन में आइसो स्ट्रक्चर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर नाम सुना होगा, ये भी काफ़ी आता है। आइसो स्ट्रक्चर, ठीक, आइसो स्ट्रक्चर या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। तो आइसो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं या आइसो स्ट्रक्चरल क्या होते हैं, ये भी बात है। तो ये दोनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आओ देखते हैं आइसो स्ट्रक्चर। आइसो स्ट्रक्चर कब कहेंगे, ये तो देखने में लगता है कि जिसका स्ट्रक्चर सेम है उसे आइसो स्ट्रक्चर कहेंगे, तो फिर तो डिस्टिंग्विश हुए नहीं। आइसो स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं, आप कहेंगे कब कह सकते हैं, कहेंगे मॉलिक्यूल हैव सेम शेप। अगर कोई मॉलिक्यूल का शेप सेम है तो कहेंगे वो आइसो स्ट्रक्चर में आता है। या फिर कहेंगे सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और साथ में क्या रखता हो, विथ सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सेम नंबर का लोन पेयर ऑफ। ये दोनों बातें आपको आइसो स्ट्रक्चर्स का वर्ड कहा जाएगा। काफ़ी सवाल इस पे आता है, आइसो स्ट्रक्चर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। तो ये हो गया आइसो स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जिसमें जो आपके मॉलिक्यूल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, दोनों में क्या हो, सेम नंबर के हो। तो आइसो स्ट्रक्चर हो गया। एक वर्ड आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो कहेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसमें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अगर 2 मॉलिक्यूल हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है दोनों में, 2 या मोर कह सकते हैं, 2 हो या 2 से ज़्यादा कोई बना हो, तो आप कहेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और दोनों मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट हैं, लेकिन जब काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम आते हैं, तभी कंपेरिजन कह पाएंगे। सेम का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल लिए हैं, ये सेम है, किससे सेम है, जब दूसरा किसी से कंपेयर करेंगे ना कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें भी सेम है, तो कहेंगे सेम है। 3 मॉलिक्यूल हो, 1 2 3 बने हो, तीनों में आपने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया तो तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, कहेंगे तीनों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन सेम है। लेकिन डिफरेंस बिटवीन दो के बीच में करते हैं। काफ़ी सवाल आया था इस पर, क्वेश्चन में कराता हूँ, इस क्वेश्चन को देखता हूँ कि कब आइसो इलेक्ट्रॉनिक और कब आइसो स्ट्रक्चर्स कहेंगे। इस चीज़ों को मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के डायरेक्ट ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम्पलर क्या लिखा है, आइसो स्ट्रक्चर स्पीसीज आर दोज विच हैव द सेम शेप, क्या पूछा है, सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशंस।
एमंग द गिवन स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर है, यानी आपको यही आइसो स्ट्रक्चर पूछा है। और इस आइसो स्ट्रक्चर में जो मैंने दो आपको डिफरेंस बताया था कि कब कहेंगे, तो मॉलिक्यूल है सेम शेप, तो यही लिखा हुआ है सेम शेप, तो इसी शेप से बता देते हैं। तो क्या कर लें, आप जो है ना शेप बनाना स्टार्ट, जैसे मान लो हम इसको लेते हैं बोरान का, तो बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, और एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 4 हो जाएंगे। और ये अगर 4f से जुड़ जाए तो ये 4f से जुड़ जाएगा, ये 4f से जुड़ जाएगा। तो देखो इनके पास अब कोई लोन पेयर नहीं है, यानी जस्ट लाइक मीथेन बन गया, जैसे मीथेन CH4 होता है वैसे बन गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल्स, या इसको शेप क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल्स, टेट्राहेड्रल। अगर दूसरा वाला भी टेट्राहेड्रल आए तो इसका मतलब सही है। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इसका, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 कितना सिग्मा, यानी 4 है तो मतलब बराबर sp3, तो sp3 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। इसका देखते हैं अमोनियम आयन का, तो एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो अगर ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या जोड़ दिया आपने, हाइड्रोजन, तो इससे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो आपने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये तो 4 का मतलब कितने, 4 सिग्मा, तो ये जस्ट लाइक दोनों सेम है, यानी टेट्राहेड्रल ये भी है, टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या आएगा, sp3 आएगा, यानी कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो या तो सेम हाइब्रिडाइजेशन कह दीजिए, शेप कह रहे हैं मॉलिक्यूल है सेम शेप, तो सेम शेप कहिए या हाइब्रिडाइजेशन कहिए, तो कहा कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर नहीं है, इनके पास कोई लोन पेयर है नहीं है, तो कहेंगे नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें क्या कहेंगे, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो है ये बात सही है कि इनके पास लोन पेयर नहीं है और देखने में sp3 है, यानी दोनों टेट्राहेड्रल हैं, तो यह आंसर हो जाएगा। बाकी आप किसी को चेक करेंगे नहीं मिलेगा, जैसे इनको ले लीजिए, NF3 है BF3 है, तो NF3 तो ये BF3 क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये कैसा बन जाएगा, एक लोन पेयर है तो इसे पिरामिडल कहेंगे, तो दोनों सेम नहीं है, एक ट्राइगोनल प्लेनर है एक पिरामिडल, कहाँ सेम हो ही नहीं सकता। यहाँ भी वही है, ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगी क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर है। क्योंकि बोरान जो है इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती है 7 होती है, 7 में 3 करेगा तो 4 होगी, तो ये लोन पेयर है तो हो ही नहीं सकती। हाइब्रिडेशन देखेंगे तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर बराबर 5, 5 बराबर क्या होगा, sp3d, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3d हो गया। Br है, ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये Br है, और ये भी बोरान है, तो बोरान में क्या है, 3 है इलेक्ट्रॉन है, 3 से 3 यानी Cl 3 Cl है, बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो BCl3 कहलाएगी। इसका अगर हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp2 होगी, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे, और ये बदल जाएगा क्योंकि ऐसे अगर लोन पेयर ना होता, जस्ट लाइक PCl5 होता तो क्या बोलते ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ये तो लोन पेयर है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी शेप, तो ये टी शेप है और ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये भी नहीं होगा, यानी इसमें कोई नहीं होगा, तो कौन होगा, सिर्फ यही। तो ये सिर्फ आइसो स्ट्रक्चर था। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसो स्ट्रक्चर का दूसरा क्वेश्चन, नीट 2017 में आया था, 18 में भी आया था, तो क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो आते हैं इस पे देखते हैं। ये क्वेश्चन था नीट 2017 का सवाल है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। तो पहले आइसो स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब इसमें जो ऑप्शन है उसमें एक ही मैच करता है, जैसे ये आइसो स्ट्रक्चर मैच करता है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं करता है, तब भी जो है अगर एक मैच कर लिया तो उससे भी 50% तो आपका सही है। किसी को लेते हैं चाहे जिसको, जैसे मान लो इस सेकंड को लेते हैं, तो ये I है और इनसे जो है IBr2 माइनस है, तो सेंटर है, मान लो I के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस, आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो आपने ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 2 4 2 6 1 7, और एक नेगेटिव और आ गया तो मतलब 8 हो जाएगा। इनसे Br है तो एक Br इधर कर दिया और एक Br इधर कर दिया, तो Br के पास भी इलेक्ट्रॉन साथी होते हैं, उसी ग्रुप का है, तो एक इससे बॉन्ड बना लेगा, एक इससे बना लेगा, ये रहा, ये रहा। अब देखते हैं
ये देखो ये लोन पेयर के बीच में क्या पैदा हो जाएगी, रिपल्शंस। तो लोन पेयर रिपल्शंस होगी, तो इनके बीच में एक रिजल्टेंट आएगा। तो ये वाला बी आर तो ऐसे रहेगा और ये बी आर ऐसे रहेगा, इनके बीच में एक रिजल्टेंट आएगा, ये इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये है, और इनका जो लोन पेयर ये रखा हुआ है। अब मान लो ये लोन पेयर यहाँ रखा गया, तो ये भी रिजल्टेंट वाला लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो ये इसको अगर पुश करेगा तो ये नीचे से पुश करेगा, तो इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, आई बी आर इधर, आई बी आर इधर, रिजल्टेंट खत्म हो गया। तो ये कैसे दिख रहा है, सीधी लाइन, इनके बीच में एंगल कितना होगी 180, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। तो लीनियर, क्योंकि लोन पेयर जो है खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, इनके बीच में रिपल्सन पैदा हुई, एक रिजल्टेंट ही आया। ये लोन पेयर, जब ये लोन पेयर इस पे पुश करेगा तो ये लोन पेयर इन पे पुश करेंगे, तो सीधी लाइन बनी रहेगी। आते हैं HCF2, ये आपको पढ़ा चुका था केमिकल बॉन्डिंग में, सेम चीज़ है, जीनान है। तो जीनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा F, एक F इससे हो जाएगा, एक F इससे हो जाएगा। तो इनमें भी वही कहानी, क्या कहानी, ये लोन पेयर रिपल्शन पैदा करेंगे इन्हीं की तरह, तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा। और एक लोन पेयर नीचे रखा है और ये है, सेम उसी तरह है। तो ये और ये लोन पेयर जो है, इनका रिजल्टेंट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैसे दिखेगा, सेम ऐसे ही। तो इनका क्या कहलाएगा, ये दोनों जो है एक जैसे हैं, यानी 180 होगी। शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर होगा। तो ये दोनों तो लीनियर हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। F के इलेक्ट्रॉन कितने F हैं, 2, तो कितने, एक उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 9, तो 9 दूनी 18 प्लस जीनान में। तो अगर जैसे मान लीजिए आप कन्फ्यूज करते हैं एटॉमिक नंबर क्या है क्या नहीं है, तो एक तरीका आपको बताया था कि अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप याद कर सकते हैं, कैसे करके, जैसे ये है हीलियम, यह है नियान, ये है आर्गन, ये है क्रिप्टन, ये है जीनान। तो ये हो गया 2, तो 2 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। 10 में से, तो 2 में आपने 8 जोड़ा है, तो ये हो गया आपका 10। अब 10 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में से अगर आप 32 जोड़ते हैं तो 18 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 3 1 4, ठीक है, 18 हो गया। 18 में 32 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 3 1 4 1 5, ये, और उसके तो जैसे मान लो आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि कितना नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आराम से जोड़ सकते हैं। जैसे हीलियम 2 है तो इसमें 8 जो 10 हो गया। आर्गन में फिर अब ये 10 हुआ तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 18 होगा। क्रिप्टन में 18 जोड़ देंगे तो 36, यानी 36 मिल गया आपको। तो हमें लेना था, नहीं जीनान लेना है, ये 54 हो जाएगा। इसमें फिर अब 18 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ो HCF2 का, कितना इलेक्ट्रॉन, तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 54। और फ्लोरीन, एक फ्लोरीन में कितना, 9, तो 9 दूनी कितना होगा, 18, तो कितना हो गया, तो 8 और 2 10, ठीक है, यानी 8 4 12 हो जाएगा। और ये 5 और 1 6, 6 1 7, यानी 72, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 72 हैं HCF2 में। इसमें जोड़ो IBr2 माइनस में, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ गया, तो इसको जोड़ना होगा। तो देखो अगर हम आयोडीन करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 9 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ऑलरेडी 9 होता है, तो एक बार 8 इसमें जुड़ चुका है, तो एक ही 8 जोड़ेंगे, तो 9 8 17 हो गया। अब 17 में अब 8 खत्म हो गया, तो 18 जोड़ेंगे तो 35 होगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। तो आयोडीन कितना हो गया, 53। एक नेगेटिव आ चुका है तो एक जोड़ लेते हैं। एक ब्रोमीन में होता है 35, तो 2 ब्रोमीन में कितना होगा, तो 35 दूना कहा ना, 35 गुणे 2 10 6 7 70, तो 70 हो जाएगा। तो जोड़ लो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 54। तो 54 यानी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7 3 10 और 2 12, यानी 124। तो देखो इलेक्ट्रॉन में नहीं बराबर है, इसका इलेक्ट्रॉन 124 है, उसका 72 है। दोनों सेम होते तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते। तो इनमें किसी का भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता, लेकिन आइसो स्ट्रक्चर इसमें 2 सेम है, एक यहाँ भी होगा और यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर आता है। BeCl2 भी लीनियर होती है, तो यहाँ भी आइसो स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ भी आइसो स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी में सेम नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जब नीट 2017 में हुआ था, मिसप्रिंट थी, तो इसको सबको कॉमन कर दिया गया है।
आइसो स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर तो सेम, इलेक्ट्रॉन कब सेम होंगे, जब आप एटॉमिक नंबर जोड़ें और बराबर इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो आप छोड़ के मत आइए, अगर स्ट्रक्चर सेम है तो स्ट्रक्चर वाले को सही कर दीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपके हो गए एप्लीकेशंस में एक चीज़, तो आपकी ये चीज़ें कि आइसो स्ट्रक्चर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसकी बातें मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं आपको किसमें, परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल यूज। हेडिंग है परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल यूज, यानी कितने कितने परसेंट ऑर्बिटल यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका sp है, आपका sp2 है, आपका sp3 है, आपका sp3d है, आपका sp3d2 है, या आपका sp3d3 है, ये मान लो है, तो कितने कितने परसेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 से। तो अगर 100 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 50-50। तो आप क्या कहेंगे, SP में परसेंटेज यूज जो होती है तो कहेंगे S का जो होगा 50% होगा और P वाला कितना होगा 50% ऑर्बिटल यूज होंगे। यहाँ पे S कैरेक्टर भी कह सकते हैं 50% और P कैरेक्टर कितना है 50%। यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 2P और 1 S, कितने हैं 3। अगर 100 से डिवाइड करते हो 3 को तो एक के हिस्से में कितना आएगा 33.3। तो S तो हो गया 33.3, लेकिन P कितने लोग हैं, 2 P हैं, तो इसमें जोड़ दीजिए 33.3 प्लस 33.3, तो ये आपका आ जाएगा। तो आप इसको मैं बेसिक बता रहा था, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 33.3% होंगे और 2 P लोग हैं तो एक साथ जोड़ोगे तो 66.6% हो जाएगा। सेम चीज़ अगर यहाँ पे आते हैं तो ये कितने लोग हैं, 3P प्लस 1 S 4, तो अगर 100 को डिवाइड करते हो 400 तो एक हिस्से में कितना आएगा 25%। तो S तो एक ही है, अगर एक ही S है तो क्या कहेंगे S को कितना मिला 25%। P कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एक P कितना मिला है 25, तो 3P बराबर कितना 75, तो 75%। यहाँ पे कितने लोग हैं, एक S है, 3P है और 1D है, यानी कितने लोग हैं 5 लोग हैं। तो 100 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा 5 दूनी 10 यानी 20%। एक के हिस्से में 20 आया तो ठीक है। S तो अकेले सिंगल है तो इसके हिस्से में कितना आया 20%। P कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एक के हिस्से में 20 है तो 3 कितना होगा 60, और D कितना है एक ही है तो इसके हिस्से में कितना आएगा 20%। तो ये परसेंटेज यूज या परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर या परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर या परसेंटेज ऑफ D कैरेक्टर ये कह सकते हैं। इसमें देखते हैं तो ये कितने लोग हैं, तो कहेंगे 3P 2D और 1, तो कितने हो जाएंगे 3 2 5 और 1 6। अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं 6 से तो कितना होगा, एक बार जाएगा तो ये हो गया 6 1। अब जो है 4 यानी 40 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 36 यानी 16.6 के आसपास, क्योंकि ये 4 बचेगा तो यानी 16.6। तो एक के हिस्से में कितना आया 16.6, तो यहाँ पे भाई तो ये हो गए 16.6%। तो ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 तिरिक 18 और 6 तिरिक 18 एक 19 और 3 लेकर नेम 3 3 एक 4 49.8%। तो ये हो जाएगा 49.8%। ऐसे ये कितने लोग हैं, 2 लोग हैं D, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितनी बार हो जाएगा 6 दूनी 12 और 16 दूना 32 एक 33, तो 33.2, तो ये हो जाएगा आपका 33.2%। ये परसेंटेज में है। ऐसे इसके निकाल लेना, डिवाइड कर लेना, कितने लोग हैं 7 लोग हैं, तो आपको क्या करेंगे 100 से 7 को डिवाइड करिए और एक के हिस्से में आए कर दीजिए, और 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, D 3 है, हो जाएगा। तो इसमें आपके तो जो है आपके ये करेक्टर निकल आएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज P पूछे, परसेंटेज D पूछे, परसेंटेज आपका P पूछे, किस पे निकाल सकते हैं। तो ये आपके हो गए परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल यूज, कितने कितने परसेंट यूज होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर,
ये कहाँ कहाँ यूज होगा। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, बी ए का मतलब बॉन्ड एंगल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के, ई एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के, तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी या एसिडिक करेक्टर के, एसिडिटी के, एसिडिटी या ऐसे बोलते हैं एसिडिक करेक्टर। ये बहुत यूज है, ये आपका 2017 में आया था एसिडिक करेक्टर्स। कैसे आया था, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक का सवाल था, जैसे मान लो आपका CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, आपका CH है, 2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, आपका CH3 है, ये CH3 है, तो मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये मान लो एक तरह क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा किसी का वो एस डी करेक्टर ज़्यादा होगी, तो यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर H को यहाँ लगा देते हैं, H को, तो यहाँ पे कितने सिग्मा, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, यानी 2 सिग्मा। तो इस कार्बन कितना होगा Sp, और यहाँ का इस कार्बन क्या होगा Sp। तो इस कार्बन में परसेंटेज कितना होगा, S जो होगा 50% होगा। तो बाकी इसमें तो S 50%, तो यहाँ भी S कितना होगा, ये भी 50% होगा, तो 50% यहाँ भी S होगा। इसमें आइए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इस कार्बन का, इसका sp2 होगा, तो इसका भी sp2 होगा, क्योंकि इसमें 2 सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई है, इसमें 4 सिग्मा है, तो इसका sp3 होगा, तो इसका भी sp3 होगा, ठीक है, इसका भी sp3 होगा। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यहाँ 50% होगा, इस कार्बन या इस कार्बन का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33% होगा, और इस कार्बन का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 25% होगा। तो जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर उतने ज़्यादा एसिडिटी। तो कहें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो हो गया फर्स्ट, उसके बाद किसका होगा सेकंड, उसके बाद क्या होगा थर्ड। क्यों होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 50% है, यहाँ पे एस करेक्टर जो है 33% है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यहाँ पे एस करेक्टर कितना होगा, 4 होंगे, तो यहाँ एस वाला होगा 25%। तो एस करेक्टर के घटने से एसिडिक करेक्टर घट जाती है, एस करेक्टर के बढ़ने से एसिडिक करेक्टर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 50% है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। यही सेम सवाल 2017 में नीट में आया था, यही सेम क्वेश्चन आया था। आप क्वेश्चन लगा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको। तो ये रहा आपका एस करेक्टर से एसिडिक करेक्टर आप बता सकते हैं। आती है बॉन्ड एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होती है, कोई 2 आइटम हो उनके बीच जो एंगल होती है उसे बॉन्ड एंगल होती है। लेकिन जो 2 आइटम होगा उनके बीच जो बॉन्ड बना होगा उस बॉन्ड का नाम होगा कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो कोई ट्राइगोनल प्लेनर आइटम है, ऐसे है, तो ये आइटम और ये आइटम, मान लो यहाँ B है तो यहाँ F है, यहाँ B है और यहाँ F है, तो इनके बीच जो एंगल होगी उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। अगर BF3 होता, ये एग्जाम्पल के तौर पे BF3 होता तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाता। तो इनके बीच का एंगल कितना होता है 120, तो यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120। तो क्या कहेंगे, अगर सेंट्रल आइटम्स कह रहे हैं 2 आइटम्स बॉन्डेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड एंगल बिटवीन 2 आइटम्स। तो ध्यान देना, 2 आइटम के बीच एंगल नहीं है, 2 आइटम के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है उनके बीच जो एंगल होती है उसे बॉन्ड एंगल बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ये है, कोवैलेंट बॉन्ड इनके बीच में एंगल। तो ये सेंट्रल, ये आइटम है, ये भी आइटम है और ये आइटम है। तो अगर 2 आइटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है उनके बीच जो एंगल होती है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये बॉन्ड एंगल हो गया। तो सवाल ये आता है कि बॉन्ड एंगल जो होती है डिपेंड किस पे करती है। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन, ये एक तरह का ट्रिक है, डिपेंड अपॉन, जैसे बोलते हो ना हेल का मतलब HEL हेल। जैसे आप कहते हैं गो टू हेल, बोलते नहीं हो, तो ये मेरा ट्रिक हो जाएगा, ये हमारा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, बॉन्ड एंगल
डिपेंड अपॉन हेल। हेल क्या है? वो वाला हेल अलग है कि नरक में चले जाइए, यहाँ नरक में नहीं जाना है, यहाँ एंगल किस पे डिपेंड करती है वो। तो पहला एच बराबर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन पे। ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे। एल का मतलब क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। यानी आपकी बॉन्ड एंगल इतने चीज पे डिपेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन। तो क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। तीसरा क्या है? एल का मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे आता है, तो इसलिए बॉन्ड एंगल है। इसका कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन हम बता चुके हैं, एच के बारे में बता चुके हैं, बहुत आराम से बताया हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन से आप बॉन्ड एंगल बता देते हैं। कैसे? ये रहा, जैसे मान लो किसी का sp2 है, sp है, किसी का sp2 है, किसी का sp3 है, तो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन से हम बता सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका? 180 लीनियर होता है। इसका कितना होता है बॉन्ड एंगल? 120 होता है। इसका कितना होता है बॉन्ड एंगल? अगर लोन पेयर नहीं होते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109। ये कब? जब इन पे पास लोन पेयर नहीं तो बॉन्ड एंगल यही। तो हमने अलग अलग कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब लोन पेयर की कहानी नहीं है, यानी सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड हैं। इसमें जब लोन पेयर की बात आएगी तो हम नीचे तो ट्रिक में है ही है लोन पेयर, तो ये हो जाएगा। अगला आता है, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा दिया था, तो हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट होता है ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल सवाल आता है, हर साल आप देखिए सवाल इस पे आता है। तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे आप नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है, उसके नीचे फास्फोरस है, उसके आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इन सबको लीजिए। अगर इसे हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं तो अमोनिया बन जाएगा, फास्फिन बन जाएगा। तो आप कहते हैं जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं बॉन्ड एंगल घटती जाती है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, जब पी ब्लॉक पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन मिटा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात चलती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेते हैं ई, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इस पे बात आती है। आप देखते हैं भाई, हम आपको एक ट्रिक पढ़ाया था कि आर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN, तो हमने कहा था फोन लगा दो। फोन का मतलब ये आपको फोन लगाने कहा था, आपके मोबाइल फ़ोन को नहीं कहा था। तो ये हो गया Br, ये कार्बन, सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आर्डर में बहुत बार लिख चुका हूँ। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आर्डर है। जैसे मान लीजिए अगर केस आती है नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन अपने ग्रुप में जाते हैं तो नाइट्रोजन के नीचे क्या है? फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे क्या है? आर्सेनिक, आर्सेनिक नीचे क्या है? एंटीमनी, एंटी नीचे क्या होती है? बिस्मथ। ठीक है, AS है, ये रहा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये बिस्मथ है, ये Bi है। अगर इनसे हाइड्रोजन से जोड़ दें तो NH3 कहलाएगा, PH3 कहलाएगा, ASH3 कहलाएगा, SbH3 कहलाएगा, BiH3 कहलाएगा, ये कहलाएगा। कहते हैं कि अमोनिया, ये अमोनिया का बॉन्ड एंगल आपको सबको पता है कि कितना होता है? 107 होता है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं बॉन्ड एंगल घट के 90 हो जाती है, या डिक्रीज होती जाती है, या कम होती जाती है। अरे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो सबके सब पिरामिडल बनेंगे, अमोनिया भी पिरामिडल, फास्फिन भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल, तो इस सबका एंगल होना चाहिए 107। सवाल तो ये है कि 107 ऊपर वाला तो 107 नीचे वाले को होना चाहिए। सवाल ये भी है कि अगर हम दूसरे ग्रुप में जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन वाले फैमिली जाते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन वाले फैमिली में अगर आते हैं तो कहेंगे OCT-PO, ऐसे करके OCT-PO। तो इनको अगर H2 लगा देते हैं तो ये बन जाएगा H2, इनको अगर हम H2 लगाते हैं तो ये बन जाएगा H2, ये बन जाएगा H2, ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा H2। इसको ये हो गया। इनमें भी कहानी वही है कि अगर वाटर की बॉन्ड एंगल देखते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल 104 दशमलव ये होता है। अगर आप नीचे आते हैं तो इसकी भी बॉन्ड एंगल घट के 90 डिग्री हो जाती है या कम हो जाती है। ये सवाल है। सवाल यह है कि ऊपर वालों का 104 था पानी का, जब H2PO में आते हैं तो 90 हो जाती है। क्यों? तो इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन करती है, ये बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन करती है हेल। हेल का मतलब
हाइब्रिडाइजेशन से, तो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ क्या आती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। एकदम बात सही है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ये आपको हमने पढ़ाया था उनिडा-पान-मॉक्स ट्रिक में, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। अमोनिया का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, बिस्मथ का, अमोनिया का ज़्यादा होता है, फिर ये थोड़ा कम, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम हो जाती है। इसमें भी ऐसे होती है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होती जाती है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होने से बॉन्ड एंगल कम हो जाती है और जाके 90 डिग्री हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्यों हो जाती है, तो एक सवाल होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने पे इन लोगों के परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर या पी ऑर्बिटल यूज ज़्यादा होती है, इसलिए परसेंटेज ऑफ पी या पी ऑर्बिटल ज़्यादा यूज होने से इसकी निगेटिविटी, इसकी बॉन्ड एंगल कम होती है। पहला सवाल ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होने से बॉन्ड एंगल कम हो जाती है। अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले तो आप कहेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पे पी कैरेक्टर बढ़ने लगता है, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाती है। ये आपके सवाल थे बॉन्ड एंगल का, ठीक है। अगला आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत यूज हुआ है, आपको शुरू से मैंने बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक लोन पेयर दो बॉन्ड एंगल को कम कर देते हैं, ये पढ़ाया था। तो अगला है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप जानते हैं एक लोन पेयर, इसमें रिपल्सन पढ़ाया था, लोन पेयर सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए अमोनिया है, आपसे कहा जाए वाटर है, अमोनिया में और वाटर में फ़र्क है, एक लोन पेयर दो एंगल में कमी कर देती है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका भी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसका मीथेन जैसा एंगल होना चाहिए। लेकिन एक लोन पेयर के एंगल, तो अगर ये बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो मीथेन की तरह होना चाहिए, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाती है, दो तो कितना आता है 107 के बराबर। अगर ये भी इनका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो इसका भी बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम कर देता है, तो इसमें दो लोन पेयर हैं तो 4 एंगल कम होगी, तो नियर अबाउट 105 के बराबर होती है या 104.9 हो जाती है, तो ये बॉन्ड एंगल हो जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल तो आपका ये हो गया। स्टूडेंट, ये सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अक्सर पूछा जाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग। ये आपको ऑप्शन एक जैसा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। चलो मैं जो है चेक करता हूँ इसको, जैसे ClO2 है, ClO2 माइनस है, ये है, तो अगर हम इसको, तो मैं चलो डी का ऑप्शन को लेता हूँ। तो ये Cl है, तो Cl से कितने हो 7 इलेक्ट्रॉन, और इससे 2 ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, तो इनके पास लोन पेयर कितना बचा, एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन से। सेम अगर इसको लेते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन को नेगेटिव दे दिया तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो ये अगर बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे लोन पेयर अब बढ़ गया, यहाँ पे एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर, और यहाँ कितने हैं, एक लोन पेयर प्लस एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, अब दोनों में, इन दोनों में कंडीशन सेम है, क्या 2 लोन पेयर है। देखो यहाँ पे भाई लोन पेयर कम है तो रिपल्सन्स कम होगी, तो बॉन्ड एंगल कम झुकेगी, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करती है, हेल पे, HEL हेल पे। तो ये पढ़ा चुका, ये बता चुका लोन पेयर, तो लोन पेयर कम होंगे तो बॉन्ड एंगल कम रहेगी। तो इन दोनों में तो एकदम सही है। तो ClO2 कहाँ कहाँ है, ClO2 यहाँ पे है और ClO2 यहाँ है, तो यानी ये दोनों गलत हो जाएंगे, यही दोनों में कोई सही होगा। अब इन दोनों में चेक करना है कि ये आगे रहेगा कि ये आगे रहेगा, और डिपेंड करता है। लोन पेयर सेम है तो आप किस पे जाएं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का आर्डर क्या है, फोन का, ये फोन का आर्डर है। तो देखो ये सेंटर आइटम है तो इससे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी O लगे हैं, और ये सेंटर में आइटम O है तो इससे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी Cl लगा है। तो ये नहीं देखना है, ये देखना है कि सेंटर से कौन लगा है। तो सेंटर से यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला O लगा है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी, तो मतलब ये पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डी वाला आंसर है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा, आपको मैंने एप्लीकेशन पढ़ा दिया, ये सब बता दिया कैसे अप्लाई करेंगे। अब एक लेक्चर रह गया है केमिकल बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा।